25-30-40 हज़ार वाला या 50 हज़ार जो कमाता है, जिसने घर का रेंट भी देना है, जिसने घर का राशन भी लाना है, जिसने बच्चों की फीस भी देनी है, जिसने घरों के बिल्स भी देने हैं, उसके बाद क्या बचेगा? ये सवाल नहीं है। ये सब पूरा कैसे होगा? सवाल ये है, घर का रेंट, बिजली के बिल, बच्चों की फीस, ये सब देने के लिए भी किसी ना किसी से पैसा लेना पड़ता है ऐसी फैमिलीज को, चूंकि उसमें गुजारा होता नहीं। और ऐसे में जब आपने खरीदारी करनी हो, कहीं जाना हो, चीज़ें लेकर आनी हो, आटा, चावल, चीनी, दालें, सब्जियां, फल, ये वो चीज़ें जो कि रिक्वायर्ड हैं, ये मैंडेटरी हैं, इसके बगैर तो गुजारा होगा नहीं। खाना तो है और बच्चों को खिलाना भी है। ऐसे में ये ख़ानदान वाले ये कहाँ जाएंगे? जो घर का सरबराह होता है, जो घर का ऐसा कफ़ील होता है, जो कमा कर ला रहा होता है, वो ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मैं अब कैसे मैनेज करूं, मैं कैसे कमा कर लाऊं। और ऐसे में मुझे ये लगता है मैं है कि अगर पहले फॉर दैट मैटर 10-20% लोग, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो लोग डिपेंडेंट थे एनजीओज़ पे, अब शायद तादाद बढ़ जाएगी, ये फिगर बढ़ जाएगी, ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे इदारों के, चूंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। और ये मुझे लगता है कि शायद हर साल इसमें इजाफा हो रहा है, कमी होने के बजाय। लेकिन इस पे तफसीलन बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है समाजी कारकुन ज़फ़र अब्बास साहब। ज़फ़र भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रमज़ान आता है, वैसे तो दिमाग में यही होता है कि रहमत लेकर आया, रहमत का महीना है, और बाकी हम मुल्कों में ये देखते हैं कि जब रमज़ान आया या कोई भी त्यौहार आता है तो कीमतें नीचे आ जाती हैं, सेल्स लग जाती हैं, आपको आसानियाँ हो जाती हैं। लेकिन रमज़ान का महीना कुछ लोगों के लिए कारोबारी अपॉर्चुनिटी लेकर आ जाता है। कुछ लोग इसे कहते हैं कि जी कारोबार चमकाने का महीना आ गया है, चीज़ें दुगनी तिगनी, और बाज़ औक़ात चीज़ें तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे चली जाती हैं। देखें, ऐसे ही है बिल्कुल। हम तो रमज़ान को इस वक्त क्या डिस्कस करें, पिछले अगर हम 2 साल पहले जाके देख लें, दूध कितने रुपए लीटर था और आज दूध कितने रुपए लीटर है। ठीक है, जो डेली इस्तेमाल की चीज़ है घर में, ठीक है, लोग अपने बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दें, डब्बे वाला दूध ख़रीदना तो उनकी पहुंच से अब बहुत ही बाहर हो गया है। अगर मैं बात करूं बिजली के नर्क की, तो आपके सामने यूनिट्स का रेट है 2 साल पहले का और आज का। अभी आपने दालों के रेट सुने हैं कि 2 साल पहले क्या रेट थे और आज क्या रेट है, यानी कि 150 रुपये का फ़र्क आ चुका है। चीनी जो 60 रुपये थी आज 120 रुपये है। ये सिर्फ 2 साल के अंदर की बात हो रही है। तमाम चीज़ें, एक आम आदमी की जिसकी तनख्वाह हमारी हुकूमत कहती है कि 16,000 रुपये काफ़ी है, तो उस 16,000 रुपये में 5 आदमियों का सिर्फ महीने का राशन बना के दिखा दें। उसके ऑफिस दफ्तर आने जाने का किराया, उसकी दवाई, उसकी माँ की दवाई, उसके बाप की दवाई, उसके बच्चों की फ़ीस, उसकी वैन के पैसे, मिलना जुलना, शादी ब्याह, मरना जीना, दफनाना छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, मैयतें ऐसे ही रख दे, फिर भी पूरा नहीं हो सकता। कोई शख्स पूरे पाकिस्तान में मुझे बना के दिखा दे, मैं उसका गुलाम बनने को तैयार हूँ। आप देखें, मैयत बस का किराया देख लें, जो 4,000 था आज 10,000 रुपये हो चुका है। कब्रें कहाँ मिल रही हैं शहर में? ये तो अभी जो नए एडमिनिस्ट्रेटर आए, इन्होंने फ्री ज़मीनें देने का ऐलान किया। 40 साल हो गए इस शहर में कब्रिस्तान भरे हुए, ज़मीनें ही नहीं हैं। यानी कि अगर आप मर भी जाएंगे तो फिर सौदा होता था, गोरकन बैठा हुआ है, वो आपसे पूछता था कि कब्र किधर चाहिए, तो आप कहते थे भाई नाले वाली साइड पे ही दे दो, मेरी औकात 10,000 से ज़्यादा की नहीं है। तो बात ये, इस शहर, इस मुल्क, यहाँ के लोगों के लिए सोचना पड़ेगा आपको, या वो कोई एक हुक्मरान आए जो सिर्फ इतना बता दे कि भाई ये 16,000 में महीना ऐसे गुजरता है। भाई 16,000 का आपकी गाड़ी में एक दिन का V8 लेक्सस का पेट्रोल लगता है। ये गरीब आवाम उसी में मोटरसाइकिल का पेट्रोल डलवाएगी। जो बेचारे कल तक 100 रुपये का बाइक में पेट्रोल डलवा के पूरा कराची घूम लेते थे, आज वो 200 रुपये का पेट्रोल डलवा के ऑफिस जाते हैं और वापस आते हैं। तो जब 200 रुपये का वो पेट्रोल डलवाएगा तो 6,000 रुपये महीने का पेट्रोल हो गया, 16,000 में अब बचे 10,000। 10,000 में सिर्फ आटा, दही भी नहीं खा सकता। जो दही वो लेता था दुकान से 25 रुपए की एक पाव, और घर ले जाके पूरा घर उसमें 10-12 रोटी खा लेता था, आज वो दही आपने 50 रुपए की एक पाव कर दी। तो 50 रुपए पाव दही, 15 रुपए की रोटी, एक रोटी में क्या पूरा घर खाएगा 100 रुपए में? तो बात ये, यहाँ तो कोई इस बात को सोचने नहीं चाह रहा है, ना इस पर डिस्कस करना चाह रहा है। और बात ये कि कोई भी इस पर क्यों बात करेगा? आवाम मर रही है ना, आवाम की किसी को फिक्र नहीं है। हमारे दस्तरखानों पे रश देख लें आप, हमने तो सर्विसेज घर पहुंचाने तक की शुरू कर दी हैं। अफसोस उस वक्त होता है जब एक कल्टस गाड़ी आके रुकती है और उसमें से आदमी उतर के आता है कि ऑफिस से वापस घर जा रहा हूँ, माँ बाप, बेटे बेटी और एक बहन भी है, तो यार 15 रोटी और 7 लोगों का सालन दे दो। हालात ये सच है, ये सच है। लोग बाइकें पार्क करते हैं हमारे दस्तरखानों के बाहर, हेलमेट नहीं उतारते, वो आते हैं, यार गली में 2 गरीब फैमिलियां, तो उनका खाना दे देगा 15 रोटी। 15 रोटी का मतलब है एक रोटी लगा लें 15 रुपए के हिसाब से, बिल्कुल। यानी कि वो 225 रुपए की रोटी लेगा और घर के लिए फिर वो अगर तेल घी सब उठाएगा 280 रुपए लीटर तेल, तो 25,000 रुपए तनख्वाह वाला लड़का, या जो आपके यहाँ मास्टर्स करके बहुत अच्छे MBA करके निकला, आप उसको तनख्वाह क्या दे रहे हैं?
25,000 रुपये तनख्वाह, 25,000 में माँ बाप को पालेगा? मुमकिन ही नहीं है। हम अपने ओल्ड एज होम में देखते हैं, हर बुजुर्ग की एक कहानी है, उसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, आज बच्चे उसकी दवाई नहीं दे पा रहे उसको, आज बच्चे उसको खाना नहीं दे सकते। आप 25,000 में अपने बीवी बच्चे, अपने घर का किराया, यूटिलिटी बिल्स, बसें, हर चीज, सारे खर्चे निकालने के बाद अपना पूरा कर लें, उसके बाद माँ बाप का नंबर आएगा। लोग मुझसे कहते हैं बंद करो ओल्ड एज होम, क्यों रख रहे हो माँ बाप को, बच्चे पालेंगे। अरे बच्चा अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहा, आपने कहां लाके खड़ा कर दिया लोगों को? आज इतनी ज्यादा क्यों खुदकुशी का रेशो बढ़ गया है? औरत कहती है कि जब मैं नहीं खा पा रही 5 दिन से, मेरे बच्चे डेली रात में देख के सोते हैं कि मैं उसको बोलती हूँ पतीली में खाना बन रहा है, वेट करो, और वो सो जाते हैं, खाली पतीली है। शौहर शर्म की वजह से घर नहीं आ रहा, वो मुझे फेस नहीं कर पा रहा, तलाकें हो रही हैं। क्यों तलाकों का रेशो क्यों बढ़ गया हमारे मुल्क में? इसीलिए बढ़ गया है ना, लड़की ये सोच के नहीं आई थी, लड़की का बाप उसको खिला रहा था घर में, उसने सोचा था मैं घर में जाऊंगी, उस घर की मालिकन होंगी, मेरा राज होगा। उसको वो ये नहीं मालूम था कि शौहर कमाएगा फिर भी घर में भूख का राज होगा। इस मुल्क के लोग अफ्तारी छोड़ चुके हैं, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। हमने बचपन में वक्त देखा था कि अभी दस्तक होती थी, दरवाजे पे खोलते थे, पड़ोस से अफ्तारी, 5 मिनट बाद दूसरे पड़ोस से अफ्तारी, 10 मिनट बाद तीसरे पड़ोस से अफ्तारी, अगले दिन दूसरे मकानों से अफ्तारी, खत्म। अपने घर में अफ्तारी खत्म कर दी लोगों ने, खजूर और खाना। बिल्कुल सही बोला अभी आपके पैकेज में बंदे ने कि शायद एक ही खाना होगा, उसका नाम सहरी भी होगा, उसका नाम अफ्तारी भी होगा, उसका नाम रात का खाना, क्योंकि किसी को आपकी फिक्र ही नहीं है। मैं कहता हूं 40,000 रुपए में कोई शख्स मुझे पैक बना के दे बजट घर का, 18,000 रुपए किराया, 10,000 रुपए बिजली का बिल, 28,000 रुपए, अब 12,000 रुपए में आपने भी खाना है। 100 रुपए का अगर ऑफिस में आप खाना खा रहे हैं तो 3,000 वो हटा दीजिए, 100 रुपए अपनी बाइक का पेट्रोल हटा दीजिए। 100 रुपए के पेट्रोल में कोई शख्स कराची में नहीं घूम सकता, आपको 1-1 घंटे ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। वो जो फ्यूल जाया हो रहा है उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है, जो इस ट्रैफिक जैम की मद में जा रहा है। 3,000 रुपए में आप खुद भी खाइए, बीवी को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, अपना स्टेटस मेंटेन करें, क्योंकि आप तो मास्टर्स थे भाई, आपने तो बड़े इंटरव्यूज दिए, बड़ी कंपनी छोड़ के आए हैं 40,000 रुपए तनख्वाह पे। ये अच्छी तनख्वाह है कराची पाकिस्तान में, फौरन रिश्ता हो जाता है मिडिल क्लास में कि लड़के की तनख्वाह 40,000 है। 40,000 के बाद 18,000 रेंट, उसके दीगर यूटिलिटीज 5,000 रुपए यूनियन ले लेती है, 23,000 रुपए, पीछे 17,000 रुपए बचे। 17,000 रुपए में आप बना दे बजट पूरे घर का, 10,000 रुपए बिजली का बिल चला गया, बचे 7,000। 7,000 में राशन भी है, बीमारियां भी हैं, आप देखें तो ना अस्पताल, ना आपके पास कौन सी सहूलत है। और आपने जो 2 साल पहले तनख्वाह दी आज तक वही है, और हर चीज का रेट 3 गुना बढ़ चुका है। दवाई तो लेके दिखाए कोई मुझे, वो शुगर का मरीज जिसकी दवाई 1800 में आ जाती थी, आज 5,500 में नहीं आ रही। दवाइयां छोड़ रहा है, छोड़ेगा ना, बच्चा बोलेगा ठीक है अब्बा तुम 10 साल जिंदा रह सकते थे, मैं मजबूर हूं, जाओ भैया आप 1.5 साल में मर जाओ, मैं नहीं दे सकता आपको दवाई। लड़ाइयां हो रही हैं, माँ बोलती है बेटा हमने तुम्हें फल फ्रूट खिलाए थे, तुम हमें खाना नहीं दे पा रहे। बहू से लड़ाई हो रही है, बहू कहां से दे खाना, वो बताए कैसे अपने सास ससुर को कि तुम्हारे बेटे ने पैसे ही नहीं दिए, जो तेल आया था खत्म हो गया 10 तारीख को, अब घर में कुछ नहीं है। मेहमान आ जाते हैं, लोगों के चेहरे खिलते थे पहले, अभी लोग अफसरदा हो जाते हैं घरों में। और ज़फ़र भाई एक बात और, पहले यही हम सुनते थे कि हालात जैसे भी हों, चाहे गरीब है, वो उसकी कोशिश ये होती थी कि अपने बच्चों को पढ़ाए, अच्छे स्कूल में भेजे, कि शायद जब वो अच्छा पढ़ लिख जाएगा, अच्छी जॉब मिलेगी तो हमारे भी हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अब हालात ये हैं कि वो शायद ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बच्चे को पढ़ा भी नहीं सकता। हम आप किस इलाके का सर्वे करना चाहते हैं? मैं बिल्कुल लोअर जो गरीब तबका है उसकी बात इस वक्त नहीं कर रहा हूँ, उसका गुजारा हो रहा है जैसे तैसे, ठीक है। मैं मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ जो तबाह बर्बाद हो गए हैं। हमने सुना था लंदन अमेरिका में मियाँ बीवी बेटा बेटी जो बड़ा होता रहेगा नौकरी करेगा। कराची पाकिस्तान लाहौर वहाँ पर अब सब लोग नौकरियाँ कर रहे हैं घरों के, मुकाबले खत्म हो गए कि वो ज़्यादा अमीर तुम कम अमीर। इस वक्त घर की रोटी पूरी नहीं कर पा रहा कोई। आप चले ना, मैंने सुराब गोड पे दस्तरखान लगाया, हमने वहाँ लिख दिया कि खाना खाएं भी घर भी लेकर जाएं। 65 देगें लग रही हैं एक दिन में, 65 देगें सिर्फ एक स्पॉट पे। इसका मतलब तो ये है ना ज़फ़र भाई कि जिस तरह आपने पहले कहा ना कि एक गाड़ी पर भी शख्स आ रहा है और वो खाना लेकर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो बड़ी मुश्किल से अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर रहा है, लेकिन वो घर का राशन पूरा नहीं कर पा रहा। सर कौन बंदा, आप रोड पे खड़े हो, लोगों के चेहरे तो देखें। बिल्कुल, हर शख्स टेंशन में। और अगर कहीं उस पे बहन की शादी का लोड है, और अगर उस पे कहीं बच्चे की सेमेस्टर की फीस आ गई है, 6-6 महीने लोग घरों में बैठे रहे लॉकडाउन में, उसके बाद उनकी कंपनी में गए, कंपनी ने कहा आधी तनख्वाह है, अब 40 नहीं देंगे 20 देंगे, करना है करो वरना घर जाओ। बिल्कुल सही बात ज़फ़र भाई। लेकिन मुझे एक बात और बताएं, कराची
से मुतालिक हम ये तो सुनते हैं, रोशनियों के शहर में एक और बात भी सुनते हैं कि कराची में कोई भूखा नहीं सोता, लेकिन अब इदारों पे यानी स्पेशल NGOs पे जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जिस तरह आप भी ज़्यादा इस पर काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि NGOs के लिए भी काम करना मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा कि कैसे मैनेज कर पाएंगे इस करोड़ों की आबादी वाले शहर के लोगों का पेट भरना? देखिए, NGOs की जिम्मेदारी थी कि कहीं हुकूमती कमी बेशी रह जाए उसको पूरा करें। आप जौहर चौरंगी पे देख लें, डेली वहाँ पर 20 से 25 हज़ार लोगों को खाना तकसीम भी कर रहे हैं, खिला भी रहे हैं। तंदूर लगा दिए हैं, कितनी रोटी चाहिए, 20 25 100 ले जाओगे, बेचोगे, उससे बच्चे का दूध लोगे, ले जाओ, हम नहीं पूछते किसी से, लिख के लगा दिया, सदका खैरात नहीं है, तुम पे बुरा टाइम है, ले जाओ भाई, कोई रोक टोक नहीं है। पूरे शहर में कंटेनर लगा दिए हैं, रेस्टोरेंट्स बना दिए हैं। लेकिन सिर्फ मुश्किल ये है कि अगर कोई किसके लिए आसानी कि अगर कोई औरत भूखी है, कोई शख्स भूखा है और वो जहनी डिप्रेशन में आगे बाहर निकल रहा है कि मैं जहर ले लूँ या अपने बच्चों को जहर दे दूँ, वो देखेगा यार खाना मिल रहा है। सिर्फ खुद देखे, हम पहले देखते थे लोग दस्तरखानों पे आके खाना खाते थे, वो नहीं खा पाते थे, कैसे खाएंगे? सुबह बीवी ने बोला है कि आप तो दिन में खाने के पैसे तो ले आएंगे ना, नाश्ता में जैसे तैसे भूखे रह के गुजार लेंगे, तो वो नहीं खा सकता शख्स। और अगर नौकरी कहीं मिल रही है वो जगह आप मुझे बताएं। हमें लोगों ने बोला कि इंडस्ट्रीज लगाएं, हमने बड़ी वर्किंग की, अच्छा भाई 70 करोड़ रुपए की आटे की मिल लगती है, 25 लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो 25 लोगों के लिए 70 करोड़ लगेंगे, तो इसका मतलब ये जिम्मेदारी रोजगार फराम करना रियासत की है। आप गारमेंट्स की फैक्ट्री लगा लीजिए 20 करोड़ रुपए में, ऑर्डर ही नहीं मिलेगा बाहर से, फिर क्या करेंगे? तो ये 100 लोग जो रखे ये भी गए और वो पैसे भी गए। तो बात ये, हम तो सोच कर परेशान हो गए कि करें तो क्या करें। ये आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया जफर भाई, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा इदारों पर होता है, स्पेशली NGOs पर, कि आप लोगों को खिला रहे हैं, आप लोगों को इस तरह दस्तरखान पे सिर्फ खाना दे रहे हैं, आप लोग ऐसा काम क्यों नहीं करते कि उनको रोजगार मिले? आपने अच्छा देखिए, मैं आपको फिर बता दूं, हमने इतनी वर्किंग कर ली, हम बहुत बड़े बड़े मुखिर हजरात के पास गए कि भाई तुम जो कारोबार कर रहे हो उसकी फिजिबिलिटी बताओ और उसमें तुम अपने दोस्तों से पैसे लगवाओ। एक काम अभी हम थोड़े दिनों में लेकर आ रहे हैं। अच्छा। और हमारी कोशिश होगी कि हम पहले मरहले में 50,000 लोगों को नौकरी दें कराची में। प्लीज ये प्लान जरा शेयर करें। देखें, इंशाल्लाह आज से कल में हम इसको बाकायदा तौर पर अनाउंस कर देंगे। हम अपने शहर में क्या देख रहे हैं कि एक लड़का IT इंजीनियर बाइक पे जा रहा है, टाई लगाया हुआ है, और घर वापसी के ऊपर वो किसी एक गली के अंदर चला जाता है, किसी औरत से मोबाइल छीन लेता है। उस मोबाइल में पासवर्ड लगाए, लॉक लगाए, बिकेगा ही नहीं भाई। बिल्कुल ऐसे। वो एक गरीब औरत जो मोबाइल लेके जा रही है वो वैसे ही 3,000 रुपए का, तुमसे कोई 100 का भी नहीं लेगा, लेकिन वो इतना डिप्रेशन का शिकार है, इतना डिप्रेशन का शिकार है, वो कह रहा है मैं अपने घर में खाली हाथ पहुंचूंगा, जो तनख्वाह मिली थी वो तो 10 तारीख को ख़त्म हो गई, माँ को कैसे फेस करूंगा, भाई को कैसे फेस करूंगा, बाप को कैसे फेस करूंगा। तो बात सिंपल सी है कि मौला अली का कौल है, अगर आप किसी चोर को पकड़ेंगे उसका हाथ पहले नहीं कटेगा, पहले उसको मालूम किया जाएगा वजह क्या थी, और अगर कोई भी एक शर्त के घर में भूख थी, इफलास था, मौत था, बीमारी था, तो उसको सजा नहीं मिलेगी, हुक्मरान जिम्मेदार है। इस शहर के अंदर कोई मोबाइल स्नैचर नहीं था, कोई इसको सोचना ही नहीं चाह रहा। ऐसा कैसे मुमकिन है? हमने सुना था डाकू तो घोड़े पे आ रहे हैं, उनकी शक्लें अजीब होती हैं, वो एक किरदार होता है उनका। यहाँ तो पढ़ा लिखा लड़का आ रहा है, और डकैती ऑफिस से छुट्टी के टाइम पे ही क्यों हो रही है? इस पे कोई बात तो करे बैठ के। वो बेचारा लड़का जब पकड़ा जाता है सब लोग उसको मारते हैं, चोर 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 चोर, किसी ने हो सकता है जान से मार दिया। देखते कि उसने किया क्यों, इस पर काम। अरे सिर्फ एक दफा देख लें कि उस लड़के को जिसको आपने डकैत बोल के मार डाला, या वो डकैत था, चोर था, उसकी नमाज जनाजा किस इलाके में हो रही है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, रात के अंधेरे में फैमिली मैयत क्यों लेकर गई, कि बच्चे का तो एक्सीडेंट हो गया था, लाश की हालत से नहीं दफना दिया। क्योंकि भाई आप समझें, यहाँ डाकुओं के खानदान नहीं रहते। इतना बड़ा शहर है, हजारों मोबाइल क्यों छिन रहे हैं, हजारों बाइकें क्यों जा रही हैं, आप जेब से मोबाइल निकालें फौरन क्यों छिन रहा है? पीछे बहुत डिप्रेशन है। मैं जब सुबह घर से निकला तो मेरा 2 महीने का बच्चा भूख से बिलक रहा है, मेरा 5 साल का बच्चा घर में बैठा है कि अब्बू एडमिशन तो जैसे तैसे आपने करा दिया, फीसें नहीं दी, मिस ने भगा दिया। तो जब आप इतनी टेंशन लेके निकलेंगे क्या करेंगे? तो फिर आप क्या करेंगे? ये चोरी चकारी छीना झपटी वाला माहौल बनेगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमें अपने ऊपर रखकर 1 मिनट सोचना है कि अगर हमारे घर में भूख का राज हो, हमारे माँ बाप बिलक बिलक के मर रहे हो, तो हम क्या करेंगे? हमें दूसरों के हंसते हुए चेहरे अच्छे लगेंगे बाहर? जफर भाई, एक और चीज़ है ना, अगर जैसे कल हमने अपने प्रोग्राम में ये बात भी की सिक्योरिटी गार्ड्स वाली, कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मॉल्स के सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वहाँ के मालिकान तो करोड़ों कमाते हैं, लेकिन जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स उनकी 15,000 12,000 तनख्वाह है। देखिए, वो 12,000 भी उनको नहीं मिलती। मैं तो सिक्योरिटी गार्ड्स के महीने के राशन दे रहा हूँ, उनके बच्चों की फीसें भर रहा हूँ। जब आपके स्टॉक एक्सचेंज पे फायरिंग हुई, सबसे पहले उन सिक्योरिटी गार्ड्स को जो शहीद हुए तीनों, मेरे इदारे ने पैसे पहुँचाए। उसके बाद 1 दिन बाद फैसले हुए कि भाई स्टॉक एक्सचेंज क्या देगा, गवर्नमेंट क्या देगी, हम पहुँचा चुके थे उनकी फैमिलीज को। हमें मालूम है दफनाने का पैसा भी नहीं होगा घर में।
12,000 13,000 में तो कंपनी ने लिया ना, कंपनी से। अब वो कंपनी नहीं कमाएगी तो जिसने क्या उस ये गार्ड को वर्दी इंसानियत दी। या जो एहसास है, जिम्मेदारी है, ये खत्म हो गई? सर बड़ी सोचने वाली बात है कि एक शख्स जो किसी भी बैंक के गेट पे बैठा है, फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ है, लोगों के लिए दरवाजा खोल रहा है, जिसकी उम्र 65 साल है, वो किसी का बाप है, उसके घर में कोई बहू है, उसकी बेटियां हैं, 12-13 हजार पे कंपनी से आपने रखा, 6,000 रुपए उसको मिलते हैं। उस 6,000 में वो खाता क्या है? चले 8,000 मिलते हैं। वो क्या खाता है, क्या पीता है? इंश्योरेंस रेंट उसका है, नहीं है, उसका वो राशन गोली है। खाएगा, वो मर जाएगा। आप खबर के पैसे नहीं देती कंपनियां। मैं तो आपसे बोल रहा हूं ना, किस चीज पे बात करेंगे इस शहर में? बात करें, आप उठाएं, आईटी इंजीनियरों को बुलाएं ना, बोले बताओ कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो, मास्टर्स कर लिया तुमने, 5 साल हो गए, फ्लैट कर पाए अपना? बोलेगा किराया चढ़ा हुआ 6 महीने का, मैं कहां से फ्लैट करूंगा? कोई सोच ही नहीं रहा इन लोगों का। मैंने तो अपनी कल की वीडियो में बोला एक जगह पर कि हमें बाहर आना पड़ेगा, बहुत हो गया भाई, सेनेट का इलेक्शन बहुत हो गया, सब कुछ। अभी भाई लोगों का कब सोचेंगे? जिसकी नौकरी है वो खुश है, जिसकी नहीं है वो डिप्रेशन के मरीज हो चुके हैं लोग। ठीक, जफर भाई लास्ट कमेंट कीजिएगा कि ये ज़रा डिप्रेशन वाला मामला अपनी जगह, लेकिन क्या ये सारी जिम्मेदारी और सारी गलतियां, सारी कोताहियां हुकूमत की हैं, या कि कुछ गलतियां हमारी अपनी भी हैं कि हम अपने आप को अपग्रेड ना करना, उस तरफ ना जाना, वो तालीम हासिल ना करना, वो टेक्नोलॉजी के दौर में अपने आप को अपग्रेड ना करना कि फिर हम खुद से। मेरा नाम जफर अब्बास है, मेरा छोटा भाई है ऑन, ठीक है, उसने ग्रेजुएशन में भी कराची यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल लिया, उसने मास्टर्स में भी गोल्ड मेडल लिया। इससे ज़्यादा क्या अपग्रेड करे? आज तक बेरोजगार है। आप बताएं, गोल्ड मेडल से ऊपर कोई अवार्ड देती है आपकी हुकूमत? लेकिन जफर भाई, हैसियत शहरी मैं की तो आपकी कोई ना कोई जिम्मेदारी है। लेकिन इसी माशरे में वो जिम्मेदारी क्या है? वो क्या करे? झाड़ू लेके बाहर निकल लेकिन नहीं जफर भाई, इसी माशरे में, इसी मुल्क में, इन्हीं हालात में यूट्यूबर्स भी कमा रहे हैं, फ्रीलांसर भी बिल्कुल कमा सही रहे है। हैं। लेकिन देखें, अगर एक केमिकल इंजीनियर है, मैं उससे बोलूं तुमने जो पढ़ा केमिकल के लिए उसको छोड़ो और जाके टिकटॉक बनाओ। लेकिन कमाना तो है ना जफर। मेरी फिर बात समझिए, उस बेचारे ने, जिसके माँ बाप ने जिंदगी की जमा पूंजी, माँ ने अपना जेवर बेच दिया जो बेटी के जहेज में देने के लिए रखा था कि तुम आसरा हो, अब ये जेवर तुम बनाओगे, और उसको अब मैं बोलूं तुम केमिकल इंजीनियर हो, तुम बायोकेमिकल इंजीनियर हो, तुम आईटी इंजीनियर हो, ये सब छोड़ो, तुम फ्रेयर हॉल में जाओ, सुबह से रात तक टिकटॉक बनाओ। मैं कतन इस चीज को प्रमोट नहीं कर यूट्यूब पे रहा। आ जाइए, मैं उसको बोलता हूं तुम खाने बनाना शुरू कर दो आज से यूट्यूब पे, या प्रैंक करना शुरू कर दो। तो उसने इसलिए इतना पोजीशन ली थी जिंदगी भर क्लासों में। भाई नौकरियां जनरेट करनी पड़ेंगी, जो हमारे हुक्मरान हैं उनको सोचना पड़ेगा। ये इस पे दो राय नहीं है कि ज़ाहिर है जिसने डिग्री हासिल किया, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, गोल्ड मेडल, या फॉर दैट मैटर नहीं भी लिया गोल्ड मेडल, जिसने अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, वो जरूर ये देखता है कि उसे अच्छी नौकरी मिले, क्योंकि ये उसका हक है, नौकरी उसे मिलनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू वेरी मच जफर। पाकिस्तान में जो डॉक्टर बनते हैं उनसे मुताल्लिक एक मामला इस तरह से रिपोर्ट हुआ कि अब सिर्फ पैसे वाले डॉक्टर नहीं बनेंगे। यानी ये नहीं होगा कि सिर्फ आप पैसा दो, यानी ये नहीं होगा कि सिर्फ अमीरों के बच्चे डॉक्टर बने। जो काबिल होगा डॉक्टर वही बनेगा, क्योंकि मेडिसिन को पढ़ना इतना आसान नहीं होता। ये जो 5-6 साल पढ़ना होता है मेडिकल कॉलेज में, ये वही पढ़ सकता है जो कि बहुत काबिल होता है, जो बहुत मेहनती होता है। क्योंकि मालूम ये भी हमें चलता है कि जब आपके 85-90% भी मार्क्स आ गए लेकिन आपका नाम लिस्ट में नहीं आया, इस हवाले से पीएमसी क्या कर रही है, आज इस पर तफसील से बात करेंगे। हमें ज्वाइन के नायब सदर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के अली रजा साहब ने। अली साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर थोड़ा समझाइएगा, चूँकि हमने अपने इंट्रो में भी इस पर डिस्कशन की कि ये जो बात है कि अमीर का बच्चा सिर्फ ना तालीम हासिल करे, बल्कि अगर कोई काबिल है वो, लेकिन वो गरीब भी है, तो वो भी मेडिसिन को पढ़े। सर इसमें ये क्लियर कीजिएगा, ये मामला तो पाकिस्तान में आज भी नहीं हो रहा किसी भी मेडिकल कॉलेज में, कि अगर कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और वहाँ पर कोई अमीर का बच्चा है और वो जा रहा है, वो सेल्फ फाइनेंस पे पढ़ रहा है, वो पैसा दे रहा है, अगर उसके मार्क्स इंटर में कम आए भी थे, ये तो फिर भी मुमकिन नहीं है ना सर कि वो अगर नहीं पढ़ेगा, वो अगर उन 4-5 सालों में क्लियर नहीं करेगा एग्जाम्स, तो वो बहरहाल डिग्री तो हासिल नहीं कर सकेगा। उसे पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा। इसको क्लियर करें सर कि इस मामले को किस तरह से लेकर जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बन सकता है, मगर एक चीज समझने की जरूरत है। इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में तकरीबन 16,000 सीट्स हैं मेडिकल कॉलेजेस में, और तकरीबन 3,500 सीटें हैं डेंटल कॉलेजेस में। 16,000 मेडिकल सीटों में से 8,000 पब्लिक कॉलेजेस में हैं, और तकरीबन उतनी ही 8,000 हमारी प्राइवेट कॉलेजेस में। सो पब्लिक कॉलेजेस आपके जितने हैं वो सब्सिडाइज्ड हैं, वहां पे ट्यूशन फीस बहुत थोड़ी सी है, गवर्नमेंट, उनके प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स सब्सिडाइज करती हैं कॉस्ट को। तो गरीब जरूर
जहां पे गरीब का बच्चा मेरिट के ऊपर पब्लिक कॉलेज में आ जाएगा, उसको जरूर वहां पे मेडिकल एजुकेशन मिलेगी। वही चीज डेंटल कॉलेजेस में भी है। मगर एक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत सारे बच्चे हैं मेरिट के ऊपर जिनको दाखला सिर्फ इस वजह से नहीं मिलता, या अगर मिलता भी है वो उसमें कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। हमारे लिए जो सबसे बड़ी जरूरी बात सामने आई है वो ये है कि पहली चीज, ये अमीर और गरीब का फर्क हमें दूर करना है। इसमें अमीर और गरीब का इशू होना ही नहीं चाहिए, इशू मेरिट का होना चाहिए। हमें डॉक्टर चाहिए, हमें क्वालिटी के डॉक्टर चाहिए, जिसका मतलब है हमें क्वालिटी का स्टूडेंट चाहिए। वो स्टूडेंट चाहिए जो कि एक 5 साल के टफ प्रोग्राम में से गुजर के कल एक अच्छा डॉक्टर बन सके। वो किस घर से आता है, उसके माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, ये इशू हमें खत्म करवाना है किसी तरह से। आज बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये इशू एग्जिस्ट करता है। हर साल हम लोग देखते हैं एडमिशंस के वक्त कि आपके टॉप मेरिट के बच्चे पब्लिक कॉलेजेस में जाते हैं, उनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गरीब घरानों के होते हैं। उसके बाद जो मेरिट पे बच्चा आ रहा होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब घरानों के हैं मगर प्राइवेट कॉलेजेस की फीस नहीं दे पाते, वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इसी चीज को केटर करने के लिए हमने एक काम किया है काउंसिल में। अभी जो आखिरी हमारी काउंसिल मीटिंग थी उसमें हमने ये फैसला किया कि हमने एक नेशनल स्कॉलरशिप फंड बना रहे हैं, उसको एक प्रॉपर एक ट्रस्ट बना रहे हैं, जिसमें हम 250 मिलियन रुपए तो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने खुद डाल दिया है। उसके अलावा हम लोग जाके अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी इसमें कुछ पार्टिसिपेट करें। ये स्कॉलरशिप फंड हम इस्तेमाल इंशाल्लाह करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए जो मेरिट पे एडमिशन ले लें, बेशक प्राइवेट कॉलेज में उनको एडमिशन मिले, मगर अगर वो फीस अफोर्ड ना कर सके तो स्कॉलरशिप के तहत उनको ये फीस दी जाए, ताकि बेस्ट हमारा जो क्वालिटी का स्टूडेंट है वो हमारे मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में आए। बेसिक चीज जैसे मैंने आपसे कहा, अमीरी गरीबी का फर्क हमें दूर करना है। ये हमें मेरिट पे देखना है कि बच्चा हमें मेरिट पे चाहिए, वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं। ये हमें उसकी वजह से हमें बच्चे लूज जो हम कर रहे हैं आज, वो हमें रुकवाना है किसी तरह से। ठीक है अली साहब, एक और चीज़ ज़रा समझाएगा। ऐसे तलबा जो डॉक्टर्स बनना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनकी जगह ऐसे लोगों को दाखिला दिया जा सकता है जो मैरिज पर पूरा ना उतरते हो? देखिए फिर वही, अगर पब्लिक कॉलेजेस में बच्चा जाएगा तो वो तो फिर इतनी रकम कोई नहीं है, वो साल का 50, 60, 70 हजार रुपए फीस है। मगर अगर प्राइवेट कॉलेजेस में आप जाएंगे और प्राइवेट कॉलेजेस में क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जाइएगा तो साल का जरूर 13, 14, 15, 16 लाख रुपए का खर्चा बनेगा। और ये अभी भी पाकिस्तान में मेडिकल एजुकेशन दुनिया के मुकाबले में कदरे सस्ती है, दुनिया में से बहुत ज्यादा महंगी है प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन, लेकिन 15-16 लाख रुपए बहुत ज्यादा पैसे हैं एक ऐसे बच्चे के लिए जो कि गरीब घर से या एक मिडिल क्लास से आ रहा है। और इसी चीज को हम लोग, जैसे मैंने अर्ज किया, केटर करना चाह रहे हैं कि बच्चा अगर मेरिट पे है, पढ़ना चाहता है, उसकी एक असेसमेंट और एबिलिटी दिखा रही है हमें कि ये अच्छा डॉक्टर कल का बनेगा, तो वी वांट टू मेक श्योर कि हम उसकी फीस को सप्लीमेंट करें, सपोर्ट करें उसको। सर बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बात हम जब PMDC की, ज़रा पहले PMDC था, तहलील हुआ, PMC बना। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने पहली मरतबा MD कैट लिया, एक इम्तिहान लिया, लेकिन उस पर भी हमने देखा कि महक कुछ गलतियाँ हुई, फिर एहतजाज हुआ, कुछ कोताहियाँ सामने आई और तलबा इस पर एहतजाज करते रहे। PMC ने कवानीन में सख्ती की, इस्लाहात लाने के दावे किए। अब भी मुतादिद शिकायत ज़ेरे इल्तवा नजर आती हैं। सेहत की कायमा कमेटियों में भी PMC का एजेंडा ज़ेरे बहस रहा है। 1 साल हो चुका है, कारकर्दगी क्या रही है? क्या अब तक नए नए प्लान्स जो हैं वो मुतारिफ कराए गए, या फिर जो काम सौंपा गया था पिछली चीज को तहलील करके अभी तक वो काम नहीं हुआ? हमें ज्वाइन किया अरहम खान ने, उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने अब तक क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया है और किस बात पे तनकीद होती है। अरहम, तफसीलात बताइएगा, शेयर कीजिएगा।
जी बिल्कुल महक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पीएमसी अभी भी उनके ऊपर एहतजाज भी हुआ तलबा का। हम देखते हैं कि आए रोज़ उनको किसी न किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पीएमसी का क़याम इसलिए अमल में लाया गया क्योंकि पीएमडीसी में ये कहा जाता था कि बहुत करप्शन हो रही है, बहुत पैसे लेकर वहाँ पर डॉक्टर्स को लाइसेंस दिए जाते हैं और बहुत जो शिकायत आती हैं उनके अंदर भी करप्शन का जो एक दौरा होता है वो चलता रहता है। इसलिए पीएमडीसी तहलील हुआ, पीएमसी बना, उसमें ये कहा गया, इस्लाहात का नारा लगाया गया, लेकिन हमने देखा कि पीएमसी को भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहली दफ़ा उन्होंने एमडी कैट यानी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट लिया, उसमें भी बहुत सारे जो मसले मसाइल थे वो सामने आए। कायमा कमेटियों में भी ये मसला रहा जिसके अंदर जो सदर थे पीएमसी के और नायब सदर वो भी शिरकत नहीं करते और एक ऐसा इजलास हुआ जिसके अंदर सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा था और वो पीएमसी का था और उसमें भी सदर और नायब सदर नहीं आए, जिसके बाद कायमा कमेटी ने नोटिस लिया था और एक अहम इजलास बुलाया गया था और एमडी कैट के जो मसले मसाइल थे उनके ऊपर बात की गई थी। ये मसला अभी भी जूं का तू ही है, लेकिन एक क्लियर स्टांस जो पीएमसी की तरफ से सामने आता है वो ये कहते हैं कि जी हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, सिर्फ वही बच्चे डॉक्टर बनेंगे इस मुल्क के जो मेरिट पे पूरा उतरेंगे। अभी भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप्स अनाउंस किए हैं उन बच्चों के लिए और काउंसिल ने इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी भी दी है और आगे हम देखेंगे कि ये चीज़ मैच्योर भी होगी कि ऐसे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते मेडिकल या डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन लेना, लेकिन वो मेरिट पर पूरा उतरते हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए वो डॉक्टर नहीं बन सकते, तो उनके लिए एक आसानी पीएमसी ये करने जा रहा है। लेकिन ये हम फ्यूचर में हमें पता चलेगा कि क्या पीएमसी ने जो कहा था और जो फंड्स वो रखना चाह रहा है और सूबों से जो वो मदद लेगा उन फंड्स के लिए वो पूरा कर पाएगा या नहीं। पिछले दिनों जो ऐसे कॉलेजेस थे फॉरेन जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनके बच्चों ने भी पीएमसी के बाहर एहतजाज किया था। उनकी चूंकि जो यूनिवर्सिटीज थी चाइना में, उज़्बेकिस्तान में, किर्गिस्तान में उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। ठीक है, और ये इश्यूज हुए हैं कि अगर आप इनको वक्त पे सॉल्व नहीं तो यकीनन जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो थोड़ा सा खतरे में भी नजर आता है, क्योंकि अगर डॉक्टर नहीं होंगे तो इलाज कैसा होगा। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? साथ वाले दोस्त कौन से ऐसे दोस्त होते हैं जिन्हें एडमिशन मिल जाता है, कौन से ऐसे दोस्त होते हैं जो बेचारे इस दौर से निकल जाते हैं? ये सब कुछ जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है दाऊ यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर के स्टूडेंट नवीद अली। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बस खैरियत से हैं। शुक्रिया आप लोगों ने मुझे बात करने का मौका दिया। हमने सोचा कि आप ज़रा तर्जुमानी कर दें उन तमाम स्टूडेंट्स की जो बेचारे पढ़ते बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन होता ये है कि कभी कभी रेस से बाहर निकल जाते हैं, लिस्ट में नाम नहीं आता। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि आपका सफ़र कैसा रहा? आप अभी जिस सेमेस्टर में हैं, 3rd ईयर में हैं, कितनी मुश्किल थी? नहीं, अब तक तो सफ़र माशाल्लाह अच्छा रहा और बिल्कुल सपोर्टिव फैमिली थी, सपोर्टिव पेरेंट्स हैं, टीचर्स ने बहुत साथ दिया और अल्लाह ताला का करम हुआ। देखें, शुरू से सब बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। पहले तो ये बच्चे लाखों में होते हैं और फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये कम होते जाते हैं। लेकिन देखें, तालीम जो हमारा बुनियादी हक़ है और वो उस तरह हमें नहीं मिल रहा जैसे मिलना चाहिए। हमारा जो तालीमी मयार है वो पड़ोसी ममालिक से भी बहुत पीछे हैं और आपने देखा होगा कि जो बोर्ड्स के पेपर्स हैं वो फेयर नहीं हैं। मतलब इस तरह जैसे हो रहे हैं इससे बेहतर हो सकते हैं। तो अगर आप इन्हें फेयर बनाएं तो क्रीम बच्चे आगे आएंगे। फिर बात होती है मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की पॉलिसी की, जो हमेशा से बहुत ख़राब रही है। बच्चे इस वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। कभी इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि आप 60% पर अलाउ होंगे और आप टेस्ट दे सकते हैं। जब बच्चा अपनी परसेंटेज बड़ी मुश्किल से रिपीट करके 66 कर लेता है तो ये अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज करके 70% कर देते हैं। तो ये उनके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती है। और दूसरी बात कि इस दफ़ा पीएमसी एमडी के 2020 के अंदर 1,22,000 बच्चों ने टेस्ट दिया। हमारे पास पब्लिक सेक्टर के अंदर जो सीट्स हैं वो कुछ 7,000 हैं, जैसे अभी सर अली रज़ा ने भी बात की तो 7,000 है। पासिंग रेशो जो है वो 56% है। तो जो बाकी बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? और दूसरी बात कि आपने पब्लिक सेक्टर के अंदर एक और ग्रुप रखा है जिसे हम सेल्फ फाइनेंस कहते हैं। आपने सेल्फ फाइनेंस क्यों रखा है? मतलब सोचने की बात है, पब्लिक सेक्टर में सेल्फ फाइनेंस रखने की क्या ज़रूरत है? वो कहते हैं एक्सपेंडिचर्स मीट करने होते हैं यूनिवर्सिटी के। नहीं तो आप इस पर इन्वेस्ट करें। इसकी वजह यह है कि आपको लगता है कि वो सेल्फ फाइनेंस वाला मामला तो बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए, वो जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट लेवल पर होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि एक मिडिल क्लास या एक वर्किंग क्लास उस मतलब वो फीस नहीं दे सकते। 90% आने के बावजूद वो रेस से बाहर हो रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि आपके जानने वालों में या दोस्त यारों में कितने ऐसे थे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, मैट्रिक में भी, इंटर में भी बहुत काबिल थे, बहुत शौक था डॉक्टर बनने का, लेकिन जस्ट ड्यू टू दिस मेरिट या फॉर दैट मैटर सीट्स का कम होना और उनका नाम ना आना?
मैं समझता हूँ कि 50 प्लस हैं, बहुत हैं, Okay. बहुत बच्चे हैं। इसकी वजह ये है कि देखें हमारे पास सीट्स बहुत कम हैं, कंपटीशन बहुत सख्त हो जाते हैं और यहाँ सारे बोर्ड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी सिर्फ कराची बोर्ड नहीं होता, अदर बोर्ड्स भी हैं सारे। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, यानी पाकिस्तान के अंदर जो WHO की रिकमेंडेशन है वो ये है कि 1 फिजिशियन पर 1000 पीपल होना चाहिए। पाकिस्तान में ये रेशो 1800 है। तो आप कुछ इस तरह मतलब लाए अमल बनाएं कि उसके ऊपर काम हो और ये रेशो मतलब ऊपर जाए। सीट्स ज़्यादा होनी चाहिए, कॉलेजेस ज़्यादा होना चाहिए, सेल्फ फाइनेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। व्हाट एल्स? ये भी कर सकते हैं अगर ये मतलब एक्सपेंसेस मीट नहीं होते तो आप 2 शिफ्ट में कर दें, मॉर्निंग एंड इवनिंग कर ठीक सकते हैं है, आप, इस तरह से सीट्स बढ़ जाएंगी और ज़्यादा हम डॉक्टर प्रोड्यूस कर पाएंगे। कर सकेंगे। और हमारे डॉक्टर्स बाहर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मुल्क का नाम कर रहे हैं, वो Exactly. भी एक अच्छा सोर्स है। फिर बिल्कुल वो ठीक है। पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और पाकिस्तान में काम करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब एक ऐसे जोड़े की बात करते हैं जो कि मुझे तो बड़ा प्यारा लगता है। मतलब कितना अच्छा है ना कि दोनों मियाँ बीवी घूमते रहते हैं, सैर करते रहते हैं। और रोजी को तो मुझे लगता है ये बिल्कुल यकीन नहीं था कि वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान आगे फिर पाकिस्तान की हो जाएंगी, पाकिस्तान की बहू बेटी बन जाएंगी। एग्जैक्टली, पाकिस्तान आई, यहाँ के सैर सपाटे तो किए लेकिन जीवन साथी भी यहीं से चुना। रोजी, गब्रिएल और अदील, इनकी शादी के आजकल सोशल मीडिया पर चर्चे हैं। आज इन्होंने हमें ज्वाइन किया तो उन्हीं से करते हैं गुफ्तगू। रोजी एंड अदील, congratulations from team Nayaddin and Sama TV. Welcome to the show. Thank you so much. Thank you. Thank you. Rosie, starting from you, I would like to ask, how was your experience in Pakistan? Because what I've read about you, that you were of the opinion that you won't drain your energies in finding the right man for yourself, and instead it will be spontaneous. Was that the case, that you found a deal and you got married with him? So what is it? How was my experience in Pakistan, or how was Both actually, how was yeah. it finding him? That was 2 separate questions. I don't think so, because you can't think about you cannot think like Adil is separate and Pakistan is separate, because there is a connectivity. Absolutely, yeah. Well, before I came to Pakistan, I kind of came to a point in my life where, I no longer, I gave up this idea of trying to find someone. This is always the fairy tale romance that us girls kind of think about, kind of finding the one. And I was like, okay, God, it's in your time. Whenever I'm ready, or if I'm not ready, just, bring him into my life. So I just kind of gave that to his hands, so. Okay, Adil, you are a traveler too. When did you meet first, and what thing you liked about Rosie? I think the most important part over here is that since we are both adventurers, we're both travelers, this is the most important thing. जो मुझे अच्छा लगा था, which basically triggered me कि she has that personality of traveler and being an adventurer and wants to explore, and a biker as well. Especially a biker is very difficult to find. So that was the most important thing which I really liked. Yeah. Okay, Adil. I actually ride better than him. I'm kidding. Okay, you ride better than him. अदील, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो हम कुछ तस्वीर भी दिखा रहे हैं आप इस शादी के इवेंट की, रोज़ी ने ट्रेडिशनल आउटफिट पहन रखा है और इस वक्त जब रोज़ी हमसे गुफ्तगू कर रही हैं तो रोज़ी के हाथों पर मेहंदी भी लगी हुई है। ये कितना खूबसूरत लग रहा है इस वक्त मेहंदी, और वो जो ट्रेडिशनल आउटफिट है। अदील, पहले मुझे आप शेयर करें, इनके हाथों पर लगी मेहंदी आपको कितना लुभाती है, और वो उनका जो आउटफिट था वो कितना पसंद है आपको, उनका लुक कितना अच्छा लगा, वो ट्रेडिशनल लुक? I actually did my Mendi myself. ओह, मेहंदी मुझे इसलिए इतनी अच्छी लगती है क्योंकि she did this by herself. She did that effort by herself and she did a wonderful job. जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छी चीज लग रही थी। तो बाकी रहा ट्रेडिशनल ड्रेस से, I never saw her in the traditional dress before in my life. And as soon as I saw her in the traditional, like full traditional wedding dress, I was like, whoa, she looked so gorgeous. great. Rosie, is this the first time that you were having this mehendi on your palms? No, I actually used to do Mendi quite often on myself, and also I would do it on other people too. I'm an artist, so I really wanted I'm a creative person, and I thought I really wanted just to do my own and be creative. It looks like that. Well, it's like it's kind of off now. It's all faded, but Oh, okay. it was really It's on the both difficult to do sides. like that.
because I'm right-handed, and I only figured that out halfway through. I'm like, how am I going to do my right hand? I was like, how did you let me do this? And he's like, because I believed in you. I know you can do it. I was like, अदील आपको मदद करनी चाहिए थी, आपको चाहिए था जो बाकी वो नहीं कर पाई आप कंप्लीट करते। मैंने बिल्कुल थोड़ी सी मदद की थी, फिर मैंने छोड़ दी। मैंने कहा मैं अभी इस काबिल नहीं बनाने की। अच्छा कुछ और अदील, बनाते। मुझे ये बताएं कि आप दोनों ही वैसे घूमते फिरते रहते हैं और ये बड़ा ही अच्छी बात है कि दोनों मियाँ बीवी को घूमने का शौक है और ये बहुत कम मियाँ बीवी ऐसे होते हैं जिन्हें दोनों को ही घूमने फिरने का शौक होता है। अभी आगे ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आप ये चाहते हैं कि दोबारा जाएंगे, आप पहले शायद आप नहीं गए हुए और इकट्ठे जाके उस जगह को देखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसी दो जगह हैं हमारे पास। एक है द साउथ ऑफ पाकिस्तान विच इज द गवादर साइड, गवादर। जो कि हम दोनों का प्लान है कि वहां हम जाके एक अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करें और हम दिखाएं कि पाकिस्तान के अंदर बेसिकली not only you as a man you can go over there, but as a couple you can go to these sort of places to see how beautiful is it and how like it's good for you to see as well. So the other part is the north, जो एक और बहुत खूबसूरत इलाका है जहाँ पर हम लोगों ने खुद सोचा है कि वहाँ पर जाके हम रिलैक्स करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें एक रिलैक्सेशन फीलिंग मिलती है। Because we both explored Pakistan in our separate ways, and it will be a completely new experience to get to experience it together now. And I mean, I've been 11,000 kilometers across the country, but I've only just scratched the surface because there is so much to see here. And he's such an amazing traveler that I'm just so excited to explore with him. Great, so much to explore still. That's cool. Rosie, it looks like that you are loving this Mehndi. I would again say that. But what other traditions, what other things that you were loving about Pakistan, and you know, the society and the culture and the families and the values? What else? Well, everything about Everything. the culture, because the problem is see, in Canada, it's a relatively new country in the sense that people basically migrated from Europe. So my family, I have English, German, Russian, French, you know, a whole mix of it. And when you get that kind of a mix and then you go to a new country, you lose your culture, you lose your traditions. It becomes very diluted. Yes. So you don't have those rich culture, family traditions that you have in, you know, places such as Pakistan, with the food, the family, the music, the dress, all of these things. So for me, it's really exciting. And most importantly, I love the family system here. Great. And you know, just after the wedding, yeah, we spent a few days because all of his family is from all parts of Pakistan. They've come here, so you know, big family gatherings, lots of food, you know, lots of food. That's a typical, you know, that's a typical Pakistani. On all the events, when you all together, it's about food, and food. Rosie, but you have traveled 11,000 kilometers. You have visited so many places. You have tried the food of so many places and cities. Tell me your favorite place. Tell me about your favorite food, and tell me your favorite journey. I mean, the route. What was the favorite one? So I don't really have a favorite because it was kind of like each place is so unique and so special in itself, and it's not necessarily about the place, but it's about my personal experiences that I have there, which is this, you know, this love and attachment that I have for these different places. So I can't like say one is better than the other because each place was so magical and, you know, was a part of the whole experience. As far as food, I mean, I love the food all over Pakistan. It's so different, you know, you can't compare because each region, you just go a little bit this way and everything completely changes. It's a new taste, it's a new So have dish, you cooked everything. something for Adil? Oh yeah. And what was that? What? Oh, for him, yeah. I'm the cook in the family. Okay. Great. And Adil, जरा आप बता दें कैसा खाना बनाया रोजी ने? रोजी ने बहुत मजेदार खाना बनाया, and she's basically cooking like from breakfast till the dinner. A husband should be like Adil. One should, you know. There's salad, so he does the dishes. Rosie, tell me 3 good things about Adil. Only 3? There's so many. You have to pick 3. Oh gosh. I mean,
so many, like, I love his adventurous spirit. I love the fact that he rides, but I even more, like, that aside, he's so supportive. He loves me so much through even, you know, the hardest of times, and he's so patient. My goodness, he has the patience of a saint. And three bad That things. really inspires Yeah. me. And he Any loves any animals, habit loves any habit of people, and- Adil you want to change that? What you know you don't like about Adil? He was really disorganized when I met him. I had to clean up after himself. Pakistani men are like this, and wives do Yeah, but share you know, this. he learns quickly. I trained him well. Okay, Adil, same question from you. 3 good things about Rosie, and any habit or anything about Rosie that you want to change, and you think that you should, and you think that you will. Yeah, I think 3 is also for me as well. 3 is like nothing, but top 3 would be like the best thing is she never gives up. Okay. She's very brave, and she makes things possible which are impossible, basically. So this is the 3 main qualities of her, and which I really like it. And with that, she's like, it's a big support from her side, and that is very good for me as well to move ahead and to become a better person as well, and become my truest version who actually I am. Yeah, I think that's the biggest part. Yeah. It's just that we can be authentic, we can be real with each other, and we help support each other just to be ourselves, which is so important. And we love everything about each other, you know, everything. There's not one thing, you know, okay, the cleaning thing, yeah, but like there's not one thing I say, okay, I want to change this about him because he's perfect the way he is, right? So it's about loving that, and Yeah. that connection that we have is so beautiful. Mashallah. Mashallah. Rosie, one more question. If we ask that you have to choose one place to live rest of your life in Pakistan with Adil, what place that would be? I think somewhere in the north. We're both pretty drawn to the mountains. That would like a little cabin, simple cabin, very simple, in the north with a beautiful view. I think that would just be Okay. Perfect. Adil, last minute है मेरे a पास. little wooden hut. Okay, वक्त हो गया खत्म, वरना और भी आपसे सवाल करते हैं. Adil and Rosie, thank you very much for being with us today. It was lovely talking to you. NCOC ने जो इजलास किया उसके बाद जो ऐलानात किए तो उसमें सामने मामलात ये आए कि सख्तियां लौट आई हैं. सिनेमा, इंडोर डाइनिंग और इंडोर शादियां फिर से बंद हैं. ये जो अहम फैसले इसमें कहा गया है आउटडोर तकरीबात भी महदूद मेहमानों के साथ होंगे. ग़ालिबन 300 जो गेस्ट हैं वो हो सकते हैं. इस्लामाबाद के दफातर में 50% हाज़िरी फौरी नाफिज, यानी 50% जो वर्क है वो फ्रॉम होम होगा. और ये तो इस्लामाबाद में फौरी तौर पर अमल करवा दिया गया, लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि बाकी जो प्रोविंसेस है वहाँ पर भी ये हो. सही है, बिल्कुल. और अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई तीसरी वेव है? क्या हम दूसरी का मुकाबला कर चुके हैं, दूसरी से निकल चुके हैं, या फिर दूसरी वेव ही इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई है? क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम तीसरी लहर में दाखिल हो गए हैं तो ये इसका दूसरी लहर से मवाजना करने से पहले ये सोचना इंतहाई ज़रूरी है कि दूसरी लहर हम पे क्या असरात छोड़ के गई है जो तीसरी लहर में ऐसे इकदाम हमें उठाने पड़े. पंजाब के जब हम 7 शहरों की बात करते हैं जिसमें लाहौर है, गुजरावाला है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी है, तो तालीमी इदारे 15 से 28 मार्च तक बंद करने का कह दिया गया जनाब. सिंध और बलूचिस्तान में तालीमी इदारों में 50% हाजिरी का फार्मूला अपनाया जाएगा. शहरियों से मास्क लाजमी पहनने की अपील की गई है. पार्क्स जो हैं उनको शाम 6 बजे, बाजार और मॉल्स, रेस्टोरेंट 10 बजे बंद हो जाएंगे. अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम ये देख लें कि कोविड वैक्सीन उसका मरहला कहाँ पहुँचा, तो जनाब कल ही खबर हमने इस प्रोग्राम में शेयर की थी कि जो पहले 65+ जो शहरी थे, जो बुजुर्ग शहरी थे, सीनियर सिटीजन थे, उनको चूंकि वैक्सीन नहीं लग रही थी, अब ये कहा गया कि कुछ ममालिक से डाटा मुरत्तब हुआ, साइनोफार्म की वैक्सीन उनको लगाई जा सकती है. उन डेटा की बेसिस, उस डाटा की बेस पहले एस्ट्राजेनेका का इंतजार किया जा रहा था. पंजाब भर में 104 सेंटर्स फाल हो गए हैं. लाहौर एक्सपो फील्ड हॉस्पिटल में भी वैक्सीन लग रही है. सिंध भर में 57 मराकज़ कायम हो गए. क्वेटा यहाँ पर 44 मरकज़ बनाए गए हैं. और जो सीनियर सिटीजन हैं वो 1166 पर अपना ID कार्ड नंबर भेजेंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और वो बताएंगे कि किस तारीख को और किस जगह पर आपको वैक्सीन लगनी है. इस वक्त हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी बरसात हैं. बेहद शुक्रिया आपके वक्त का.
डॉक्टर साहब पहले मुझे ये प्लीज क्लियर कीजिएगा, ये जो मामला पहले रोका हुआ था सिटीजन को वैक्सीन का, जिससे मुताल्लिक कहा गया था कि मार्च या अप्रैल में एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से आ रही हैं वो लगाई जाएंगी इनको, चूंकि वो लग सकती हैं, लेकिन अब तो वो वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन इनको लगाई जा रही है साइनोफार्म की वैक्सीन। क्या हम मुतमईन हो गए हैं उस डाटा से कि ये साइनोफार्म की वैक्सीन लगाई जा सकती है हमारे सीनियर सिटीजन्स को? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, साइनोफार्म के जो हमारे पास इनिशियल क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट्स थे, उसके अंदर जो लोग थे उनमें 60+ लोगों की तादाद बहुत कम थी। हमारे पास इनफ डेटा नहीं था, इसलिए इनिशियली जो है वो साइनोफार्म रेकमेंड नहीं की गई थी एल्डरली के लिए। पर अब चूंकि ये आपको पता है कि पूरे यूएई में लगी है, बहरीन में लगी है, चाइना में लगी है, तो अब हमारे पास इतना डाटा आ गया था कि ये 60+ लोगों के लिए बिल्कुल सेफ है। इसलिए हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने इसका अप्रूवल दे दिया कि ये 60+ लोगों को लग सकती है। और कल से जैसे कि आपने देखा है कि लग रही है। इसमें सबसे पहले जो सबसे हाईएस्ट एज ग्रुप के लोग हैं जो 80+ हैं, उन लोगों से शुरू हुई है और ग्रेजुअली जैसे जैसे वो कवर होते जाएंगे हम नीचे की तरफ आते जाएंगे 60+ की तरफ। ये जो सीनियर सिटीजन को डॉक्टर साहब वैक्सीन लग रही है, क्या मैं इससे ये समझूं कि जो फेज 1 था वो मुकम्मल हो गया? डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, दे आर डन विद दिस? नहीं जी, अभी वो सारे कवर नहीं हुए। कितने फीसद हुए? जी, अभी ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। हमारे पास तकरीबन 4.5 लाख हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्टर्ड थे, अभी वो सब कवर नहीं हुए हैं, मगर डेली बेसिस के ऊपर अब उनकी बड़ी तादाद जो है वो लगवा रही है। तो इंशाल्लाह ये दोनों फेजेस को हम साथ साथ लेके चलेंगे और कवरेज जो है दोनों पॉपुलेशन इनकी होगी। ठीक, डॉक्टर साहिबा आपको लगता है कि कुछ ऐसा प्लान मुरतब होना चाहिए वैक्सीन को लेकर, चूंकि आपने कई बार ये जिक्र किया कि आलमी सतह पर वैक्सीन की फराहमी एक बहुत बड़ा मसला है, तो जाहिर है जो वैक्सीन अवेलेबल होगी हमें बड़े ध्यान से लगानी होगी कि हम किसको लगा रहे हैं। ऐसे में क्या ऐसा प्लान मुरतब किया जा रहा है कि सबसे पहले ऐसे शहरों को वैक्सीन लगाई जाए जिनका डेली कॉन्टैक्ट ज्यादा होता है? फॉर एग्जांपल जो फूड डिलीवरी के लोग हैं, फॉर एग्जांपल जिनका पोस्टल सर्विस से ताल्लुक है, फॉर एग्जांपल टीचर्स हैं, यानी ऐसे लोग हैं, फॉर एग्जांपल ग्रोसरी स्टोर पर मौजूद होते हैं जिनका डेली कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो क्या ऐसा प्लान मुरतब नहीं किया जा रहा कि वैक्सीन चूंकि कम है, ऐसे लोगों को लगाएंगे तो फैलाव ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगा? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि जिन लोगों की पब्लिक डीलिंग ज्यादा है, जो ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, उनको पहले तो इसके लिए एनसीओसी में ये प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन है कि टीचर्स और इस तरह से हमारे दूसरे जो पुलिस के लोग और जो लोग जिनकी बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है, कि उन लोगों को भी हम प्रायोरिटी पॉपुलेशन में इंक्लूड कर लें। और जिस तरह से अब वैक्सीन आने का सिलसिला जो है वो चल पड़ा है और अब इंशाल्लाह ताला ये अब हमें मार्च में ही साइनोफार्म की भी मजीद वैक्सीन आ रही है और उसके अलावा एस्ट्राजेनेका की जो हमारे पास 14.5 मिलियन वैक्सीन की खेप आनी है, उसके अलावा कैंसिनो बायो जो इस वक्त गवर्नमेंट ने उसकी बुकिंग भी करा दी है। तो ये जैसे जैसे ये वैक्सीन की तादाद हमारे पास पहुंचती जाएगी, हम मजीद पॉपुलेशंस को इंक्लूड करते जाएंगे बीच में। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, और उम्मीद है कि आने वाले 2 हफ्तों में हम 50+ के देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ज़रा मुझे समझाएगा। हम बात करते हैं कि पंजाब में तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पंजाब में केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। डेली की बुनियाद पे अगर मैं ये कहूँ कि 15,000 हैं, तो अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ आप मेरी तस्हीह कीजिएगा। जबकि अगर हम सिंध की बात करें तो डेली 8,000 टेस्ट होते हैं। क्या टेस्ट ना कराने का मामला है कि जो हमें सिंध में तादाद कम नज़र आ रही है और पंजाब में ज़्यादा नज़र आ रही है, या पंजाब में SOPs का नाफिजुल अमल करना ही बेहतर नहीं है जो पंजाब की तादाद ज़्यादा बढ़ रही है? देखिए, ये तो एक फैक्ट है कि जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतने ज्यादा केसेस आपके सामने आएंगे। असल में हमने देखना होता है, पॉजिटिविटी रेशियो भी देखना होता है कि जितने केस टेस्ट हुए हैं उसमें से कितने पॉजिटिव आए हैं, उसका रेशियो भी देखा जाता है। उससे भी आपको अंदाजा हो जाता है कि इन्फेक्शन कितनी फैल रही है। तो पॉजिटिविटी रेशियो पिछले 1-1.5 हफ्ते पहले कोई 3-3.25 के करीब था और आज ये 4.6 पे पहुंचा हुआ है। तो डेफिनेटली केसेस में इंक्रीज तो हो रहा है और पूरे पाकिस्तान में केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसके अंदर यही बात है कि SOPs जो हैं उनके ऊपर हमें ज्यादा सीरियसली उनको लेना चाहिए और ये मास्क
जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे फैलाव बहुत हद तक रुक सकता है। मगर अनफॉर्चुनेटली लोग जो हैं वो हुकूमत की बार-बार हदायत के बावजूद, बार-बार रिक्वेस्ट के बावजूद जो है वो SOPs को सीरियसली नहीं ले रहे, जिसकी वजह से हम एक दफ़ा फिर इजाफा देखने को आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक और चीज़ हम बार बार बात करते हैं कि हम तीसरी लहर में दाखिल हो गए हैं, तीसरी लहर में हमें ये चीज़ें फेस करना पड़ी हैं। इस चीज़ को हम किस तरह से कंफर्म करेंगे कि अच्छा हम दूसरी लहर से निकल के तीसरी लहर में दाखिल हो गए हैं? देखें ये चीजें हमको इतनी डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि कोरोना केसेस किसी स्टेज पर भी एक बिलो थ्रेशोल्ड लेवल नहीं गए हैं। आपने देखा है कि इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो 3 से नीचे तो किसी स्टेज के ऊपर भी नहीं गया जब से सो कॉल्ड जो हम सेकेंड वेव कहते हैं। तो इसलिए ये वेव्स इतनी क्लियरली डिफाइंड नहीं है, या तो बिल्कुल एक डिप आ जाए और बिल्कुल बेस लाइन के पास पहुंच जाए ग्राफ, तो फिर हम कह सकते हैं कि जी ये वेव खत्म हो गई है और अब अगली वेव। तो ये बिल्कुल एक हम समझती हूँ कि कंटिन्यूस प्रोसेस है कि पूरी तरह अभी हमने बेसलाइन को टच नहीं किया तो फिर फ्लक्चुएशन शुरू हो जाती। ठीक इसलिए ये वेव्स बहुत क्लियरली डिफाइंड नहीं है। ठीक है, क्लियरली डिफाइंड नहीं होती। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बात और बताइएगा कि एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, चूंकि ज़ाहिर है हम इंतजार करते हैं एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से। अब खबर ये रिपोर्ट हो रही है, इंडियन साइड पर ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है कि पाकिस्तान को तकरीबन 45 मिलियन डोजेज 4.5 करोड़ बनती हैं डॉक्टर साहिबा, ये वैक्सीन मिलनी है पाकिस्तान को। इंडियन मेड ये वैक्सीन है, आप इसको क्लियर करेंगे प्लीज? देखिए कोवैक्स का जो प्लेटफॉर्म है उसने हमारी 20% पॉपुलेशन के लिए कमिटमेंट की हुई है कि वो अपनी तमाम मेंबर कंट्रीज की 20% पॉपुलेशन को देगा। तो पाकिस्तान में तकरीबन वो 45 मिलियन ही बनती है, तो वो हमें देगा। अभी उन्होंने उनके प्लेटफॉर्म से सिर्फ एस्ट्राजेनेका नहीं, ये तो पहली एक कंसाइनमेंट आएगी। उसके बाद हो सकता है कि वो हमें दूसरी कंपनीज की भी प्रोवाइड करें। वो वैक्सीन भले कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से आ रही है, लेकिन क्या वो मेड इन इंडिया वैक्सीन है डॉक्टर साहिबा? जी देखिए, ये एस्ट्राजेनेका जो है ये ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है और उनकी फैक्ट्री जो है वो इंडिया में है, वहाँ का सीरम इंस्टीट्यूट एक है। इस वक्त आपको ये देखना होगा कि इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वैक्सीन इन द वर्ल्ड है, और ये आज का नहीं है, वैक्सीन वहां पर हमेशा से जो है इंडिया ने लीड ली हुई है वैक्सीन बनाने में। तो जाहिर है कि वो जो बड़ी वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उन्हीं से लेना, और चूंकि हमारा रीजन इधर आता है, ये एशियन जो एशिया पैसिफिक रीजन है, वो चूंकि वहां पे इंडिया सबसे ज्यादा बड़ा मैन्युफैक्चरर है, तो इसलिए वो कोशिश ये हो रही है कि जिस रीजन में जहां पे वैक्सीन प्रोड्यूस हो रही है वहां उस रीजन को वहीं से ही प्रोवाइड की जाए। एक जुमला और, क्या मैं इसको यूं समझूं कि इंडिया हमें वैक्सीन नहीं दे रहा, कोवैक्स प्लेटफॉर्म की वजह से वो वैक्सीन पाकिस्तान को मिलनी ही मिलनी है, इंडिया पर भी ये पाबंदी है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये परचेज जो है ये कोवैक्स का प्लेटफॉर्म कर रहा है, ये इंडिया नहीं दे रहा या कोई और उसको वहां से डायरेक्ट। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर क्लियरिंग दिस। इंडिया हमें वैक्सीन नहीं, कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से वैक्सीन आ रही है, इंडिया में बंद जरूर रही है, लेकिन ज़ाहिर है कोवैक्स वो खरीद कर और डेवलपिंग नेशंस को वैक्सीन उसने प्रोवाइड करने, जिसमें जो पहला मुल्क था वो घाना था, जहां पर ये कोवैक्स प्लेटफॉर्म से एस्ट्राजेनेका पहुंची थी, और इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान में भी ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पहुंच जाएगी। अब आपको बताएं कि पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट ने खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से लोगों को आगाही फराहम करने और मरीजों को पाकिस्तान में मुफ्त इलाज की फराहमी यकीनी बनाने के लिए पहली डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है। इस एप्लीकेशन का काम करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है जनाब, क्योंकि इसकी खसूसियात को कॉलिंग सर्विस के ज़रिए हासिल किया जा सकता है, जबकि मकामी ज़बानों में ऐप तक रसाई को यकीनी बनाया गया है। बड़ी अच्छी बात है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सदर पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट डॉक्टर जुबैदा काजी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्ती चीज़ है और बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। ये बताएं कि ये ऐप के इस्तेमाल में आ चुकी है, लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल इस्तेमाल में आ चुकी है। 8 मार्च को जो वुमेंस डे है उस पर ही हमने इसको स्पेशली लॉन्च किया था कि ख़वातीन, जी बिल्कुल, कि ख़वातीन के लिए जो है वो एक आई थिंक स्पेशली जो नंबर इंसिडेंट्स इस तरह इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि 4.8 मिलियन पोटेंशियल इफेक्टीज़ हमारे पास खड़े हैं बिल्कुल हर साल, जो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार ही नहीं हो रहे, उनकी डेथ रेट्स बहुत बढ़ रही हैं। तो इस वजह से जो है वो कि इट्स एन ईज़ी एक्सेस उन लोगों के लिए जो स्पेशली बिल्कुल उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं जिनको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है इसमें।
सिंस कोविड के बाद से बहुत मुश्किल हो गया है लोगों तक वन ऑन वन रीच आउट करना, तो डिजिटल एम्पलीफिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है इस चीज़ में। तो वहाँ से ये ख्याल आया कि मोबाइल जो एक ऐसी चीज़ है जिसका एक्सेस बहुत बढ़ गया है और बहुत आसानी अवेलेबल है, लोगों को इस्तेमाल करना भी लोग अब जान चुके हैं। तो इसलिए हमने इसको 8 मार्च को लॉन्च कर दिया। अब अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, एंड्रॉयड पे इस वक्त अवेलेबल है, यानी कि गूगल प्ले स्टोर पे। और हमने देखा कि तकरीबन हमारे पास 78 मिलियन की आबादी है जो मोबाइल इस्तेमाल करती है, जो रिसर्च बताती है डाटा के हिसाब से, और उसके अंदर एंड्रॉयड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, इसलिए पहले उसके ऊपर हमने इसको लॉन्च किया एंड सून इट इज़ गोइंग टू बी ऑन एप्पल स्टोर एज वेल। तो एक बहुत इजी ऐप है, जिस तरह आपने बताया मल्टी मतलब रीजनल लैंग्वेज में डालने का मकसद यही था कि इंग्लिश और उर्दू की एक्सेस जो है वो ठीक है, एक पढ़ी लिखी आवाम तो कर लेती है उसको, लेकिन वो औरत, क्योंकि आप लोग करते रहे हैं, अक्टूबर में बड़ा कम कैंपेन चलती है कि वो जो टैबू है ना ब्रेस्ट कैंसर का, कि वो बात नहीं करना, उसको शेयर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते ना, एग्जैक्टली। सो इट्स वेरी पर्सनल होता है मोबाइल, और आप बहुत आसानी से उसको खुद ही जो है वो इजी टू डाउनलोड, बिल्कुल जैसे आपने बताया कि वंस जब आप डाउनलोड करेंगे तो इंटरनेट चाहिए, उसके बाद यू डोंट नीड एनी इंटरनेट कनेक्टिविटी। लेकिन मुझे बताएं, इस एप्लीकेशन के बाद क्या ये खातून के लिए तशखीस करना आसान हो जाएगा? जी बिल्कुल, इसमें इसको इसलिए हमने इतना सिंप्लीफाई किया है कि लैंग्वेज तो है ठीक है कि पश्तो, सिंधी, बलोची, जो भी लैंग्वेज वो जानती है, और सिर्फ औरत ही नहीं, उसके साथ रहने वाला अगर कोई उसको हेल्प करने वाला भी है अगर वो जानता है। और दूसरा ये कि अगर कोई पढ़ नहीं सकता, टेक्स्ट करना नहीं जान सकता, तो उसकी हमने वॉइस इंटीग्रेशन रखी है कि वो बोल लें और सुन लें, क्योंकि हमने उसको ट्रांसलेट भी किया हुआ है उसमें। और उसके बाद उसमें हमने पूरी सेल्फ एग्जामिनेशन का प्रोसेस एक डमी के तौर पर वो किया हुआ है कि ईज़िली जो है वो कर लें। और फिर डॉक्टर की कंसल्टेशन बहुत आसानी से अवेलेबल है कि तशखीस भी कर लें, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको एक रिपोर्ट जनरेट होगी और आप उसकी बेसिस पर ऑब्वियसली जो हमने उसमें सवाल रखे हैं उसमें आपने जवाब देना है कि हाँ या नहीं, तो उससे आपको एक रिपोर्ट जनरेट होगी कि आपको डॉक्टर की अब ज़रूरत है या नहीं है। तो उसमें अब जब उसको ये रिपोर्ट मिलेगी कि अब उसको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि उसने जवाब दिए हैं आफ्टर दैट एग्जामिनेशन, तो फिर वो कंसल्टेशन का पूरा सिस्टम वहाँ मौजूद है कि वो ऑनलाइन कंसल्टेशन ले ले, थेरेपिस्ट से कंसल्टेशन ले ले, या अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी किसी का चल रहा है तो वो सर्वाइवर्स के साथ कांटेक्ट में रह सकती हैं, वो अपना पूरा पोर्टल वहाँ पर मौजूद है। दिस कंसल्टेशन एवरीथिंग दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, मुझे बताएं, क्या ये भी मुमकिन है कि किसी खातून ने तशखीस के बाद अगर उसे शक है कि हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, और वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, बट बिकॉज दैट कंसल्टेशन इज डन नाउ, और वो उस रिपोर्ट की मदद से या इस कंसल्टेशन के बाद सिर्फ मेमोग्राफी के लिए चली जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हमने वहाँ पर ये जब वो हमें ये फॉर दैट, क्योंकि इसमें प्राइवेसी का बड़ा इशू आ जाता है ना, हर कोई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो एक प्राइवेसी रखने के लिए जब रिपोर्ट जनरेट होती है तो आपको लॉग इन करना है इफ़ यू वांट टू फर्दर प्रोसीड, कि अब आपको डॉक्टर के पास जाना है या आपको डायग्नोसिस करानी है, जो भी करना है आप लॉग इन करेंगे ताकि आपका पूरा एक प्राइवेसी का वो मेंटेन रहे। और उसके बाद हमारे पास मैसेज आएगा और हम उनको ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेजेंगे कि अब फर्दर आपको मेमोग्राफी करानी है, अल्ट्रासाउंड कराना है, डॉक्टर को दिखाना है, तो वो सारी चीज़ें हम उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कर देंगे, और कहाँ जाना है और कहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम करा सकते हैं। अच्छा, जैसे कि हम गुज़श्ता कई सालों से देख रहे हैं, कैंपेन चलती है अक्टूबर में, जैसे आपने जिक्र भी किया, तो क्या ब्रेस्ट कैंसर के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में इजाफा देखने में आया है या कमी आई है? क्योंकि अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा अब लोगों को मिल चुकी है, क्योंकि हर साल मीडिया पर भी अच्छी खासी कैंपेन होती है, हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, तो इस लिहाज से कोई कमी देखी गई है या बढ़ गई है? ये हमने एक अच्छा वो देखा है कि जिस तरह अक्टूबर में आप लोग बहुत माशाल्लाह से एग्रेसिव चल रहा होता है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कमी बिल्कुल नहीं देखी जा रही। उसकी वजह यही है कि अवेयरनेस तो मिल रही है लोगों को, बट वो ब्रेक नहीं हो रहा, टैबू ब्रेक नहीं हो रहा, बात करने नहीं आते लोग। वो उस स्टेज पे आते हैं जब ट्रीटमेंट जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता ना, फर्स्ट स्टेज। और हम उस स्टेज की बात करें जब डिजीज़ फैली नहीं है तो हम उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और जो कि मौजूद है हमारे पास हमारे मुल्क में। तो बस हमारा मकसद ये है कि उस स्टेज पे औरत आ जाए जहाँ पे पूरा ट्रीटमेंट हो सकता है, और नंबर्स बढ़ रहे हैं, और नंबर सिर्फ नहीं बढ़ रहे, यंग एज में हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर बहुत देखने में आ रहा है। जी, व्हाट इज द रीज़न? रीज़न यही है कि लोगों के पास अगर अवेयरनेस नहीं है, जब अवेयरनेस है तो एक्सेसिबिलिटी नहीं है, या शेयर नहीं करते से, इवन एक फीमेल से भी शेयर नहीं करती कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गया ना, व्हाट टू डू, मैं कहाँ जाऊँ, खुद उठ के तो नहीं जाती हमारी।
यंग जनरेशन में पढ़ी ज्यादा होना, लिखी अगर हम अवेयरनेस वाला मामला अपनी जगह, पर यंग में इसकी प्रेवलेंस हाँ होना, बिल्कुल, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, बिल्कुल क्या है वो डाइट हमारे है, वो पास environmental factor है, हम वो अभी क्या है? इसके ऊपर जो हम काम कर रहे हैं वो स्पेशली हमें लग रहा है कि हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर कुछ ऐसा डिफरेंट है जो वेस्टर्न वर्ल्ड से है, जो हमारे पास क्यों के यंग में आ रहा है। मे बी प्रिजर्वेटिव्स यूज़ हो रहे हैं, इनऑर्गेनिक डाइट्स हो रही हैं, जंक फूड्स, हमारे यहाँ यंग जो जनरेशन है हमारी थोड़ी उस तरफ ज़्यादा जा रही है, और अपनी सेहत की तरफ एक्सरसाइज हमारी लाइफ में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि रिसर्च साबित कर चुकी है कि ब्रेस्ट कैंसर जैसे डिजीज़ को कम करता है। ओबेसिटी, वज़न का बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और एक जेनेटिक फैक्टर है जो हमें नहीं पता अभी तक कि हमारी पॉपुलेशन में वो कौन सा जीन है जो इस वक्त इतना ज़्यादा कोई उसका तो वी आर लिंक तो वर्किंग है। ऑन इट, बिल्कुल लिंक तो है। तो इसलिए इंसिडेंस नंबर्स बढ़ रहे हैं और यंग एज में बढ़ रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। मैंने आपको बताया कि 4.8 मिलियन एक अच्छी खासी नंबर होती है जो ईयरली हम देख रहे हैं कि इनकी डेथ हो जाती है उस डिजीज़ से, जिसकी पूरी जो है वो तशखीस अगर जल्दी हो जाए तो इलाज मौजूद है। तो इसलिए जो है वो हमने मोबाइल ऐप निकाली कि लोग इससे फ़ायदा उठाएं और भरपूर उससे इलाज करें। उसको आपके तवज्जो से मैं कहूँगी जितना ज़्यादा डाउनलोड करें, बिकॉज बिल्कुल फ्री है, ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें और इससे फ़ायदा कंसल्टेशन भी उसको। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहिबा साथ मौजूद थी, पर इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रही थी। वक्त हो गया ख़त्म, आपसे मुलाकात करेंगे कल। रखिए बहुत सा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।